है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। असम पुलिस की टीम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंची। हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के एफआईआर दर्ज कराए जाने के 1 दिन बाद इस कार्रवाई से जुड़ी होगी खबर आपके सामने। साथ ही पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर किया गया संशोधन अब लगभग पूरा हो चुका है। इसकी भी देंगे जानकारी। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थमेगा आज शाम। प्रचार के शोर के बीच चुनाव आयोग की क्या है तैयारियां, बताएंगे आपको। होर्मुज़ संकट के बीच ट्रंप को ईरान की जवाबी धमकी। इन तमाम खबरों पर होगी नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। असम, केरल और पुडुचेरी में प्रचार के अंतिम दिन धुआंधार प्रचार। असम में अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया पार्टी के लिए प्रचार। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी दिग्गज मैदान में राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान ने साधा राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना। तमिलनाडु के सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंच रहे हैं जनता के बीच। दिल्ली में पवन खेड़ा के आवास पर पहुंची असम पुलिस। असम के सीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ विवादित बयान मामले में कार्रवाई। ट्रंप की डेडलाइन का अंतिम दिन आज। ट्रंप ने दी है ईरान के पुल और पावर प्लांट को निशाना बनाने की चेतावनी। ईरान के भी तेवर हुए आक्रामक। जवाब में इजरायल और खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं का देखा दमदार पंच। मीनाक्षी और जैस्मिन ने फाइनल में बनाया स्थान। 5 भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी रिंग में। और आइए शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ। देश की राजनीति में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 दिन में असम, केरल, पुडुचेरी में मतदान होना है और वहां आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यानी आरोप प्रत्यारोप, वादों और सियासी वार पलटवार का आज अंतिम दौर देखने को मिल रहा है। तीनों ही राज्यों में आज तमाम बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं। कोई रोड शो कर रहा है तो कोई जनसभा के जरिए आखिरी कोशिश में जुटा है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच है, तो विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आज के बाद सियासी शोर थम जाएगा। आज ही की यह आखिरी जंग सिर्फ भाषणों की नहीं, बल्कि भरोसे की भी है। देखना दिलचस्प होगा कि 9 तारीख को जनता किसके वादों पर मुहर लगाती है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। मित्रों, मेरा पहला सवाल ये उठाना है, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी मर्यादाएं छोड़ दी हैं क्या? जिस पद पर नेहरू जी बैठे हैं, सरदार पटेल बैठे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, मौलाना आज़ाद बैठे हैं, सोनिया जी बैठी हैं, इंदिरा गांधी बैठी हैं, राजीव गांधी बैठे हैं, राहुल गांधी भी बैठे हैं, उस पद पर बैठा व्यक्ति क्या बोल रहा है? मतलब कई शब्द को तो मैं दोहरा नहीं सकता। बेशर्मी और निकृष्टता की पराकाष्ठा है। द utterances ऑफ मिस्टर खड़गे is not only demeaning but shameless and utterly despicable. अब मैं शुरू करता हूं। सब चल रहा है टीवी पर। गुजराती इलिटरेट होते हैं, तो मोदी जी ने वहां उनको तो झांसे में डाल करके अपना काम चलाया। केरला के लोग विद्वान होते हैं, इसलिए
अब एक पूरे प्रदेश के लोगों को इलिटरेट कहना, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को, इसका मतलब क्या है? और आज मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच से कुछ गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। मिस्टर खरगे, आप ये बताइए, क्या गांधी जी इलिटरेट थे? क्या सरदार पटेल इलिटरेट थे? क्या मोरारजी देसाई इलिटरेट थे? क्या विक्रम साराभाई इलिटरेट थे? मोदी जी पर तो जो आप करते हैं वो देश देख रहा है, और आप पिटते भी और पिटते रहेंगे। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? जिस पावन गुजरात की भूमि ने कई संतों को जन्म दिया, गांधी जी वहां पैदा हुए, सरदार पटेल पैदा हुए, मोरारजी भाई पैदा हुए, और उस मिट्टी से देश के ऊपर इतना काम किया, उसको आप कहते हैं इलिटरेट? मैंने बार बार कहा है संसद में कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। अध्यक्ष का भी वही हाल, न लिखते हैं न पढ़ते हैं। क्या मतलब है इसका? वैसे थोड़ा सा उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लिटरेसी रेट गुजरात का है 82%, और उसमें मोदी जी के आने के बाद बहुत इजाफा हुआ है। देश भर में हुआ है, हर प्रदेश में हुआ है। आज हमें बहुत गर्व है कि भारत की लिटरेसी बहुत आगे बढ़ गई है। तो आप मोदी जी से नफरत करते हैं तो कुछ भी बोल देंगे। मिस्टर खरगे, यू ओ एन अपॉलजी टू द कंट्री। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे। उन्होंने पूरे एक गुजरात प्रदेश को इलिटरेट कहा है, अशिक्षित कहा है, जहां से गांधी जी, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, कई वैज्ञानिक, कई संत पैदा हुए। और मेरा एक सवाल राहुल गांधी से क्या मैं पूछूं? सोनिया गांधी जवाब दें, क्या इससे वो सहमत हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणी से? प्रियंका जी जवाब दें, क्या इससे सहमत है वो? और राहुल गांधी की अगर समझदारी बनती है तो वो भी इस पूरे वक्तव्य से अपने को अलग करें, इसकी भर्त्सना करें और माफी मंगवाएं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। ये मुझे पहली बात कहनी है। अब देखिए, इन्होंने अच्छा मुझे दे दिया कि गुजरातियों को इलिटरेट नहीं कहा है, बिहार यूपी को भी कह दिया है। अब मैं बिहार से हूं। देवेंद्र बाबू, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? कुछ हम जानना चाहेंगे आपसे। मतलब आप देश में विभाजन करना चाहते हैं क्या? हा? कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? मैं फिर डिमांड करूंगा, खरगे जी देश से माफी मांगे, गुजरात के लिए, बिहार के लिए, यूपी के लिए। और मैं तो ये भी कहूंगा, he does not deserve to be the president of कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा देश के इतने बड़े तबके के लोगों को अशिक्षित करके अपमानित किया गया है, उनको जरा भी अब कोई नैतिक आधार नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मित्रों, दूसरा तो इनका वक्तव्य और भी ऑफेंसिव है। आपने सुना होगा, मैं इसकी व्याख्या करूंगा। ये उन्होंने कहा है आसाम में। क्या कहा है? अगर कोई जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो नमाज छोड़कर उस जहरीले सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आप नमाज छोड़ना है तो परवाह नहीं,
ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी नहीं बचेंगे। ये क्या है भाई? ये कौन सी बात आप बोल रहे हैं मिस्टर खरगे? देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं, देश के अल्पसंख्यक समाज को उकसा रहे हैं आप, उनके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। अभी आरएसएस की बात में आता हूं, लेकिन क्या स्तर है ये कि आप मिस्टर खरगे, यू हैव ब्लेटेंटली एंड अनअबैशेडली sought to stoke communal fire by pandering to the ugly religious sentiments of Muslim community. कि नमाज छोड़कर मारो सांप की तरह। इससे बड़ी कोई भद्दी शर्म की बात हो सकती है क्या? खरगे साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूं और बहुत लोग हैं, और मैंने राहुल गांधी को एक बार संसद में कहा था, आज वही ज्ञान मुझे खरगे साहब को देना है। राहुल गांधी ने उस दिन संघ पर बहुत हमला किया था, तो मैंने कहा मिस्टर राहुल गांधी, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी दादी जी और आपके परनाना जी जब से सत्ता में आए तब से संघ की आलोचना करते रहे। संघ कहां से कहां पहुंच गया। आज बड़ी संख्या में संघ के स्वयंसेवक संसद में बैठे हुए हैं, और आप कहां हैं देख लीजिए। देश का प्रधानमंत्री भी स्वयंसेवक है। कभी तो सोचना चाहिए कि देश की जनता इस तरह की टिप्पणियों को पसंद नहीं करती। लेकिन उससे बड़ा सवाल है, श्रीमान खड़गे ने तो सारी मर्यादाओं की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया, बेशर्मी से उसको लांघ दिया। देश की राजनीति का थोड़ा मेरा अनुभव है, इस तरह के शब्द तो वामपंथी भी नहीं बोलते हैं, जो घोर एंटी आरएसएस हैं। इस तरह के शब्द तो माओवादी भी नहीं बोलते। तो पता नहीं सोनिया जी और राहुल गांधी ने किस महान विभूति को बैठा रखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। और डूबेंगे कांग्रेस, और बुरी हार होगी कांग्रेस पार्टी की। अगर इस तरह की बात उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेगा तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो भी कुछ बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। मैं इस पूरे वक्तव्य की बहुत भर्त्सना करता हूं। आई कंडेम दिस वेरी नॉट ओनली अनफॉर्चुनेट बट वेरी शेमफुल कमेंट अगेंस्ट द आरएसएस। सांप से तुलना करते हैं, जो एक देशभक्त संगठन है, जिसके लाखों स्वयंसेवक आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में। खरगे साहब, कभी आपको संघ का काम देखना है तो आपने आसाम में ये बात कही थी, जाइए हाफलॉन्ग, जाइए नॉर्थ ईस्ट में, और वहाँ ट्राइबल के विकास के लिए संघ के कार्यकर्ता क्या काम कर रहे हैं। तब समझ में आएगा जमीन पर संघ कितना रचनात्मक काम करता है। लेकिन राजनीति के लिए इस तरह की वैमनस्य बात करना, जिससे सीधा सांप्रदायिक दंगा भड़कने की पूरी आशंका है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं पूरी भर्त्सना करता हूं। तो एक तीसरी बात ममता जी के बारे में कहना है, फिर आपको जो कहना होगा सवालों का उसका जवाब मैं दूंगा। ममता जी तो रोज बोलती हैं, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही बोल गई। अयोध्या से 200 गाड़ियां सीआरपीएफ यूपी में अयोध्या के रास्ते आ रही हैं आपको पीटने के लिए। देखिए, मैं बता रहा हूं, आज मैंने सुना है कि 200 गाड़ियों में सीआरपीएफ अयोध्या के रास्ते उत्तर प्रदेश से आ रही हैं आप लोगों पर हमला करने के लिए। कोई भी डरना मत। 15 दिन का छल है, 25 दिन का खेल है, उसका हम ही समझेंगे खेला का नाम बाबा जी, खेला का नाम बाबा जी। बीबी जी ने मतदाओं का नाम काट दिया है, घुसपैठियों का काम किया है, वगैरह वगैरह ये सब कहा है।
ममता जी आप बहुत हताश हो गई है ना। अब तो लगता है कि सही में आपकी जबरदस्त हार होने वाली है। ममता जी की राजनीतिक स्थिति क्या है आप उनके वक्तव्य से समझ सकते हैं। ममता जी, यू आर नाउ इन डेस्परेशन। When a leader becomes desperate, then they speak anything. मैं यही कहूंगा, आप बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन आप खरगे साहब की कंपनी में क्यों आ गई हैं? आप तो अनुभवी नेता है ना, मुख्यमंत्री रही हैं। मतलब ममता जी के पैरों के तले की जमीन खिसक रही है। घुसपैठियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उनकी सरकार रोकती थी। मैं तो बंगाल में मैंने बहुत काम किया है, देखा है। घुसपैठियों को इनकरेज करती है उनकी पुलिस, बाकी को काम नहीं करने देती है। जहां इस तरह का प्रोटेक्शन तो आप देख रहे हैं, जैसे सर का काम हो रहा है सख्ती से, तो बहुत से घुसपैठिए खुद ही जा रहे हैं। और भाजपा की सरकार आएगी और कस के काम होगा। तो ये जो पूरा जनता को झूठ के आधार पर डराने का षड्यंत्र ममता जी कर रही हैं, इसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूं कि सीआरपीएफ लोगों को पीटने के लिए आ रही है। ममता जी, सीआरपीएफ पीटने के लिए नहीं आ रही है। जो आपके काडर निर्दोष वोटर्स को पीट कर वोट नहीं देने देते हैं, उनके वोट के अधिकार का सदुपयोग करने के लिए आ रही है। डर के माहौल को खत्म करने के लिए आ रही है। खौफ के माहौल को समाप्त करने के लिए आ रही है। क्योंकि शांतिपूर्ण चुनाव तो देश के हित में है, संवैधानिक हित में है। हमने तो देखा है कि वहां पर तो आपके काडर के लोगों को लोकल बॉडीज में नामांकन तक नहीं करने देते हैं, फाड़ देते हैं। हमने वहां के कई गांव में यात्रा किया है। अभी मुझे याद है कि एक हमारे उम्मीदवार थी, उसकी बहू थी, वो पेट से थी, इतनी पिटाई की गई, मकान तोड़ दिया गया। मैं अंदर गांव में गया देखने के लिए। तो ममता जी, आज मैं भाजपा के राष्ट्रीय मंच से आपके अतीत को बता रहा हूं। कलकत्ता में वोट नहीं देने दिया जाता। सच्चाई है कि नहीं है? क्योंकि आपके टीएमसी क्लब के गुंडे खड़े हो जाते हैं, लोगों की पर्ची छीन लेते हैं। तो आज अगर चुनाव आयोग ईमानदार चुनाव की कोशिश कर रहा है, तो आप धमका रही हैं। और क्या बोला जाए, अगर आपके लोग जुडिशियल ऑफिसर्स, लेडी जुडिशियल ऑफिसर्स को भी धमकाते हैं 8 घंटे तक, तो इससे अधिक और क्या कहा जाएगा? जो सब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में एसआईआर का काम कर रहे हैं। तो ममता जी, यू आर डेस्परेट। हाँ, आपकी हताशा देखकर खुशी हो रही है कि आपको भी अपने जाने का इंतजार है। गुड लक टू यू। 4 मई को मिलेंगे आपसे। थैंक यू। ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। देवेंद्र जी। आप देख रहे थे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे हमला किया कांग्रेस पार्टी पे और ममता बनर्जी पे, जिसपे उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 बयानों का जिक्र किया। केरल में उनका दिया हुआ बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों को मूर्ख बनाना आसान है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा केरल के लोग शिक्षित और चतुर हैं। इसे लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह विभाजनकारी नीति है, राजनीति है ये कांग्रेस की। साथ ही जिक्र किया उन्होंने असम में एक मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का, जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने आह्वान किया, खासकर मुसलमानों से यह आह्वान था कि मुसलमान जब नमाज पढ़ रहे हैं और अगर सांप देखें तो सांप को मारना जायज़ है, सही है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी सांप है, तो नमाज छोड़कर भी उन्हें मारना चाहिए या उन्हें मारना सही होगा। यानी कि वोट को लेकर, वोट की ताकत के साथ, क्योंकि ये चुनावी बयान है, चुनाव प्रचार के दौरान के बयान है। सीधे सीधे इस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिक तनाव बनाने की पूरी राजनीति है इसमें, इस तरह के बयानों के साथ कांग्रेस की। दूसरी तरफ उन्होंने हमला किया ममता बनर्जी पर भी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने भी अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा है कि अयोध्या से 200 वाहन आ रहे हैं, जिसमें सीआरपीएफ भर के आ रही है और लोगों को मारेगी। इस तरह के बयान को लेकर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि चुनाव के इस माहौल में, जहां चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जाए, ऐसे में इन नेताओं के बयान देश में एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, जिसके जवाब की एक तरह से उन्होंने मांग की है। ममता बनर्जी से भी इस पर सफाई मांगी है। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल पर जवाब मांगा है। खबरों में आगे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम के
पाथरकांडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने सीएए के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सीएए का विरोध करती रही है। कांग्रेस ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस क्षेत्र को घुसपैठियों का गढ़ बनाने की कोशिश की। हम सीएए की बात करते हैं तो कांग्रेस विरोध करती है। वो कहती है सीएए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको मालूम है कि सीएए होते ही घुसपैठियों को जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने बहुत षड्यंत्र के साथ इस पूरे क्षेत्र को घुसपैठिया बहुल क्षेत्र बनाने का काम किया। वहीं अमित शाह ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भूपेन हजारिका को यह सम्मान मिला तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें गाने बजाने वाला कहकर उनका अपमान किया। मोदी जी ने भूपेंद्र को भारत रत्न दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं गाने बजाने वालों को भारत रत्न दे दिया। अरे खड़गे जी, क्या हो गया है राहुल के साथ रह रहकर आपको? भूपेंद्र को गाना बजाने वाला कहते हैं। राहुल के संपर्क का इतना असर हो गया है आप पर। भूपेंद्र भारतीय संस्कृति के राजदूत है, हमारे कल्चर के राजदूत है। एक वक्त था जब उग्रवाद ने असम के विकास की रफ्तार रोक दी थी, लेकिन अब विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। कभी बंद पड़े उद्योग और ठप पड़ी अर्थव्यवस्था की पहचान रहा मोरी गांव का जागी रोड आज फिर सुर्खियों में है। यहां सेमीकंडक्टर प्लांट लगने से विकास को गति मिली और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इस बदलाव का चुनाव पर क्या असर होगा, देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की ये रिपोर्ट। असम में पिछले एक दशक में उग्रवाद के खात्मे के बाद न केवल शांति और स्थिरता कायम हुई, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास और औद्योगिकरण की गति में भी तेजी आई है। यह मोरी गांव जिले का जागी रोड है, जो एक दौर में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता था, लेकिन उग्रवाद के दौर में यहाँ के कारखाने खत्म हो गए। जागी रोड का बंद पड़ा यह पेपर मिल कभी हजारों लोगों की कमाई का जरिया था, जो अशांति और अस्थिरता की भेंट चढ़ गया। ये जागी रोड की बंद पड़ी पेपर मिल है, लोगों की आजीविका का साधन होती थी, रोजगार का माध्यम होती थी। ये इस बात का भी प्रमाण है कि एक दौर में कैसे उद्योगों को यहाँ से सिमटना पड़ा, लेकिन अब इसी के भूखंड पर और इससे सटे हुए भूखंड पर सेमीकंडक्टर प्लांट का बनना इस बात का उदाहरण है कि कैसे असम इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। टाटा ग्रुप ने असम में 27,000 करोड़ की लागत वाली सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में स्थानीय मजदूर ही नहीं, दूसरे राज्यों के मजदूरों को भी यहाँ काम मिला है और कारखाने का निर्माण काफी तेजी से जारी है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करेगा, जिससे छोटे और मझोले उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यह पूर्वोत्तर भारत के औद्योगिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। असम के जागी रोड में बनने वाला यह सेमीकंडक्टर प्लांट अपने आप में गेम चेंजर साबित होगा। यहाँ प्रतिदिन 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा चिप तैयार होंगे, जिनकी आपूर्ति देश ही नहीं पूरे विदेश तक होगी। जागी रोड के पेपर मिल के बंद हो जाने से न सिर्फ हजारों लोगों का रोजगार खत्म हो गया था, बल्कि क्षेत्र का विकास भी रुक गया था। अब स्थानीय लोगों के मन में इलाके की तस्वीर बदलने का विश्वास जगा है और इसकी झलक अब दिखनी भी शुरू हो गई है। हाँ, अच्छा ही विकास हो रहा है। आपका गाड़ी सारी का भी भाड़ा मिल रहा है। अगर यहाँ का लोकल लड़का को अगर वहाँ में काम मिलता है तो अच्छा है। पहले से बहुत बेहतर हुआ। पहले पेपर मिल में कितना सर्विस बन था, अभी उससे भी 10 गुना ज़्यादा होगा सर्विस बन। सेमी कंडक्टर आने का बाद में सबको अभी घर बड़ा मिल रहा है, दुकान में बिक्री हो रहा है, कस्टमर का भीड़ हो रहा है। बाहर से तो बहुत सारे लेबर यहाँ पर आ रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केरलम के वायनाड में एक जनसभा को संबोधित किया। कालपेटा में आयोजित जनसभा में उन्होंने एलडीएफ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में एलडीएफ शासन में आम लोगों की समस्या बढ़ी है। Is that in the last 10 years of LDF government,
your problems have increased. My biggest frustration really is that when I see problems and I come to you, and as your representative, it is my job to try to resolve those problems, I find that I can do it up to a certain point. But beyond a certain point, if there is no cooperation from the state government, no cooperation from the central government, it becomes very, very difficult for us to do our job in the best way possible. One of the biggest examples of this is the Churalmala Mundakai tragedy. UDF, LDF, all of us inaugurated the project only a few months back, just before the election. On the Congress party's part, we were trying for the entire period to secure the land, to get the paperwork done for the land, and at every step it was difficult. Every step when we needed clearances from the state government, it was difficult to get those clearances. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच चल रही है। दोनों राज्यों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई, जबकि उम्मीदवार गुरुवार तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान इस महीने की 23 तारीख को होगा। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को 142 सीटों पर कराया जाएगा। चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतगणना अगले महीने की 4 तारीख को होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन ने मल्यादुथुराई जिले के सिरकाजी टाउन एरिया में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत करते नजर आए। वहीं पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जनसभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी 3 बार यहां मुख्यमंत्री रही, पर यहां के लोगों पर अत्याचार ही हुआ है। टीएमसी ने अपने 3 कार्यकाल के बाद भी बंगाल के हालात को बदतर ही बनाया है। 3 बार आप यहां की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की रह चुकी हैं। क्या किया है आपने बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ? जुल्म किया है, अत्याचार किया है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा आपने बंगाल को पीछे किया है। 3 बार आप यहां की मुख्यमंत्री रही। मेरे बहनों भाइयों, सच्चाई है तृणमूल कांग्रेस अपने 3 कार्यकाल के बाद बराबर पश्चिम बंगाल के हालात को बद से बदतर बनाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान और रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार स्वप्न दास गुप्ता ने आज कालीघाट काली मंदिर और नकुलेश्वर भैरव मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने स्वप्न दास गुप्ता के लिए चुनाव प्रचार भी किया। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और इस बार 4 मई को बंगाल में भाजपा की सरकार होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव आयोग के कदम को सही ठहराया और विपक्ष पर निशाना भी साधा। बंगाल में परिवर्तन के लिए बंगाल की जनता परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। इस बार तय हो चुका है, ममता बनर्जी जी की कुशासन जाना तय है। भय मुक्त बंगाल चाहिए। पूरा बंगाल में परिवर्तन की लहर दिख रहा है। मेरा पूरा विश्वास है रासबिहारी में भी आदरणीय स्वपन दास गुप्ता जी बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। निराधार तथ्य पे इन लोगों को संविधान को तोड़ने के लोगों ने ठेका लिया है। राहुल गांधी जो उसके कैप्टन है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उसके वाइस कैप्टन है। और इस बीच दिल्ली में पवन खेड़ा के आवास पर असम पुलिस पहुंची है। असम के सीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ विवादित बयान मामले में ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि असम पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। दरअसल पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को एक प्रेस वार्ता की थी। इसमें पवन खेड़ा ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर कई आरोप लगाए थे। इसके अलावा उनकी पत्नी पर भी कई पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। पवन खेड़ा के आरोपों का हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने खंडन किया। रिंकी भुइयां शर्मा ने इन आरोपों को फर्जी बताते हुए पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने पहुंची है।
और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित शुक्ला दिल्ली से, साथ ही साथ चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पर भी हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी संवाददाता, जिसमें नीरज सिंह तिरुवनंतपुरम से जुड़ रहे हैं, अश्वनी मिश्रा असम से जुड़ रहे हैं। अश्वनी आपके पास आए, लेकिन उससे पहले एक अपडेट मोहित से ले ले। मोहित, दिल्ली में पवन खेड़ा के आवास पर इस समय असम पुलिस मौजूद है, क्या अपडेट है? देखिए, साफ तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि निजामुद्दीन ईस्ट के D12 ये वो जगह है जहां पर पवन खेड़ा का घर है और इस घर पर लगभग 11:30 बजे के आसपास असम पुलिस पहुंचती है। उनके साथ में दिल्ली पुलिस भी मौजूद है और अभी भी पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस लगातार सर्च कर रही है। और असम पुलिस की जो प्रारंभिक उनसे जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी अब पुलिस के हाथ लगे हैं जिसकी जो जानकारी है अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन इतना जरूर है, इन सारी चीजों के मिलने के बाद कहीं ना कहीं पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आएंगी। और ये सारा विवाद शुरू होता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसको लेकर कहीं ना कहीं पवन खेड़ा ये दावा करते हैं कि हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां, उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं, चाहे वो बाराबुडा की बात हो, चाहे वो एंटीगुआ की बात हो, चाहे वो UAE की बात हो। ये तमाम ऐसी जगहों पर उन्होंने एक सवाल और भी उठाया। उन्होंने कहा कि क्या इस देश में आप दोहरी नागरिकता रखते हैं? इसके अलावा अमेरिका में एक बड़ी कंपनी जिसमें कई लाख करोड़ का निवेश, और इसके अलावा दुबई में कई सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जिसका जिक्र पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसके बाद एक FIR दर्ज कराई जाती है हेमंत विश्व शर्मा की वाइफ की तरफ से। उसके बाद 11:30 बजे असम पुलिस दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली पुलिस उनको भी सहयोग कर रही है। और आप समझिए कि ये सुबह से ही यहाँ पर अंदर सर्च चल रहा है और आप आने वाले दिनों में अब ये कह सकते हैं कि पवन खेड़ा के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो सकती है। जी, अश्वनी असम से हमारे साथ बने हुए हैं। अश्वनी, बीच लगभग चुनाव प्रचार खत्म होने से 24-48 घंटे पहले जिस तरह से ये इस पूरे मामले ने एक तरह से तूल पकड़ा और अब पूरे चुनाव के बीच में पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तान का जुड़ना जिस तरह से देखा जा रहा है, उसमें त्वरित कार्रवाई तो हो रही है। पवन खेड़ा के घर एक तरह से असम पुलिस पहुंच चुकी है पूछताछ के लिए, लेकिन कांग्रेस का कहना क्या है? इस बयान के बाद कांग्रेस की तैयारी क्या थी? निश्चित तौर से अगर ऋतु देखें तो जिस तरीके से पवन खेड़ा ने सनसनीखेज आरोप लगाए और सारे सबूत भी उन्होंने प्रस्तुत किए और सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा ने उन सबूतों को बताया कि ये फोर्ज हैं, कूटरचित है, मनगढ़ंत हैं और पूरी तरीके से निराधार हैं। FIR होने के बाद अब पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है, मोहित बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद लगातार पवन खेड़ा ने कहा था कि हम पुलिस को गिरफ्तार करना हो तो हम गुवाहाटी में रहेंगे। दूसरे ही दिन वो सुबह गुवाहाटी से दिल्ली चले गए। आज जब है दिल्ली पुलिस पहुंची है तो शायद दिल्ली में भी उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है। ये निश्चित तरीके से अगर ये कूटरचित है, निश्चित तरीके से ये आरोप निराधार पाए जाते हैं, जिसके गंभीर राजनीतिक परिणाम कांग्रेस भोगेगी और गंभीर कानूनी परिणाम जो है पवन खेड़ा को भोगना पड़ेगा। लेकिन अब मामला जबकि अदालत में है, पुलिस के FIR होने के बाद चार्जशीट दाखिल होगी, तफ्तीश होगी, लंबी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका क्या असर होगा? बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि ये मामला अब जनता की अदालत में भी है। बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे कांग्रेस द्वारा, पवन खेड़ा द्वारा, और उसको सिलसिलेवार तरीके से हेमंता ने उसको बताया कि मनगढ़ंत है। आम जनता की राय में क्या है इन आरोपों पे? जी आप बताएं। देखो, पवन खेड़ा जी ने जो कांग्रेस का जो कल्चर है वो कल्चर को असम में आके उसने दिखाने का कोशिश किया, लेकिन पवन खेड़ा को अभी असम का जो सशक्त जो मुख्यमंत्री के जो वाइफ के जो रिंकी भुइयां शर्मा जी को जो झूठा इंजाम लगा था, उसी के डर से वो पवन तेरा होके ऑलरेडी असम से कल निकल चुके हैं। अभी आगे देखने वाला है कि असर इस पे जनता के दिमाग में भ्रम तो पैदा ही होता है। अगर ये बातें सही निकली तो उसके अलग परिणाम होंगे, गलत निकली तो उसका चुनाव पर भी असर पड़ता है। देखिए, ये कोई चुनाव का कोई असर पड़ने वाले का कंप्लीट झूठा इंजाम है और इसका आगे में जांच चल रही है और बहुत जल्दी पवन खेड़ा को अदालत में आना, कटघरे में आना पड़ेगा। और हम लोग इसका मांग कर रहे हैं और हम लोग असम के जनता की तरफ से भी मांग कर रहा है और हम लोग का CM को भी पूरा विश्वास है और प्राइम मिनिस्टर का पूरा विश्वास है कि इसका जल्द से जल्द कार्रवाई होगा। अश्वनी, एक सवाल। अश्वनी, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत बिस्व शर्मा को तमाम हम रैलियों में और जनसंपर्क में देख रहे हैं, लोगों के बीच जिस तरह का उत्साह, एक नए अंदाज में भी, एक नए अपनी भाव भंगिमाओं के साथ भी हेमंत बिस्व शर्मा जनता के बीच में दिखाई दे रहे हैं। 10 साल का एक तरह से कामकाज का लेखा जोखा,
लेकिन क्या इस 10 साल की तुलना इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के 10 साल और बीजेपी के 10 साल के तौर पर देखा जा रहा है? निश्चित तौर से डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां हिमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए कार्यों को तो रखा ही जा रहा है, और उससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अपने राजनीतिक वर्चस्व और अब तो इस तरीके के आरोपों के बाद विश्वसनीयता और साख और कांग्रेस के किए गए कार्यों का मूल्यांकन जनता कर रही। जनता से ही हम पूछते हैं, आप ये बताएं कि 10 साल तरुण गोगोई का शासन रहा, 10 साल का ये शासन रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा का, कितना अंतर दिखता है? खास करके मैं ऋतु बताऊं, मैं बराक वैली में हूं जो सिलचर का अलग इलाका है। ये बराक वैली का अलग इलाका है और हम लोग का असम का लास्ट बॉर्डर की तरफ से ही है ये इलाका। लेकिन इस लास्ट बॉर्डर से भी हम बोल रहे हैं कि तरुण गोगोई जी का जो सरकार था और हमारा जो ये 10 साल का अभी चल रहा है सरकार, इसमें दिन और रात का अंतर है। क्योंकि हमारा सरकार जो कुछ कर रहा है ना, दिख रहा है, और उनका था कि देखना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी हम लोग का कभी सपने में भी नहीं था कि वो लोग कुछ कर सकता है, कोई रास्ता बना सकता है, किसी गरीब का उद्धार कर सकता है। ये उनका सोच के बाहर है। जी ऋतु, समय कम होगा, एक चीज मैं और बताऊंगा, कांग्रेस के ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा कि क्योंकि तरुण गोगोई जोरहाट से टाटी बोर्ड से वो चुनाव लड़ते थे, जोरहाट से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी, तो अपर असम का जो इलाका है वो इस बराक वैली से तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित किया गया था। लंबा एक जिसको कहते हैं उपेक्षित रखा गया था इस पूरे समूचे बराक वैली को। जहां मैं खड़ा हूं ये श्रीभूमि कहा जाता है, करीमगंज का इलाका, इसके बाद बांग्लादेश का बॉर्डर शुरू होता है। बहुत सारी ऐसी यहाँ पर स्थितियाँ थी जो कि लोगों के बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब वो पूरा का पूरा बदला हुआ 10 साल में विकास दिखता है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे स्थितियाँ हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, और वो निश्चित तरीके से इस पूरे बराक वैली में, इस पूरे क्षेत्र में जनादेश को तय करेगा। रितु जी, अश्विनी बने रहिएगा हमारे साथ। तिरुवनंतपुरम से नीरज भी हमारे साथ है। नीरज, तिरुवनंतपुरम को लेकर, केरल को लेकर भी जो इस समय बात हो रही है, वो कांग्रेस के कुछ बयानों पे तो जरूर चर्चा हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कुछ इस तरह के बयान रहे हैं। क्या ये बयान हताशा भी दिखाते हैं, या ये बयान जनता के बीच में अपने विजन को लेकर जाने के बजाय यूडीएफ एलडीएफ के बीच की तार के बीच में बीजेपी जिस तरह से अपना रास्ता बना रही है उसका एक डर दिखाता है? देखिए ऋतु, मुझे लगता है कि ये एक छटपटाहट है जो कांग्रेस पार्टी की दिखाई देती है। आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन शुरू किया और उनके पॉलिटिकल संगठन से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, आप देखें कि यहाँ पर एक दूसरे के सामने लड़ाई लड़ी जा रही है, जबकि दूसरी जगह पर आप देखें कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है और गले में हाथ डालकर एक दूसरे को आगे चल रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक राजनीतिक लड़ाई है और उसको जीतने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि पूरे देश भर में कुछ गिने चुने स्टेट हैं जिनके साथ वो मिलकर सरकार में हैं, और केरलम में जिस तरीके से यूडीएफ और एलडीएफ का हमेशा से द्विध्रुवीय शासन रहता है, कभी यूडीएफ आती है, कभी एलडीएफ आती है, तो उनको लग रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, उनके जो गठबंधन है यूडीएफ उसको मिल सकता है। यही कारण है कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, आप देखें कि राहुल गांधी भी यहाँ लगातार जो गल्फ कंट्री में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर यहाँ लगातार बयान देते रहे हैं, जबकि आप देखें कि प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ना तो पेट्रोल और डीजल की कोई कमी है और ना ही जो घरेलू गैस है उसकी कोई कमी है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं एक घबराहट पैदा करने की जो कोशिश है वो यूडीएफ के जो नेता हैं उन्होंने करी है, क्योंकि सबको पता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव से ठीक आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा केरलम में, उससे ठीक पहले अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और जवाब मांगती है सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से कि किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरातियों का ही नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम अन्य राज्यों के लोगों का अपमान किया है, ये कहकर कि केरल के लोग शिक्षित हैं, बाकी उन्होंने जिक्र गुजरात का किया है कि ये देश का कोई और हिस्सा नहीं है, ये गुजरात नहीं है जहां लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। देखिए अब अगर यूडीएफ की यही स्थिति है तो आप देखें कि लगातार एलडीएफ 2 बार सत्ता में आई है, जबकि 40 सालों से
हमेशा ये होता रहा है कि एक बार एलडीएफ और एक बार यूडीएफ आती है। यही कारण है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं ऐसी नीतियां रही हैं जिसको यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पसंद नहीं किया। पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया, इसके अलावा टीवी चैनलों पर लगातार निगाह रखते हैं, देश विदेश की खबरों से रूबरू रहते हैं। यही कारण है कि बहुत सोच समझकर वोट करते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक निराशाजनक बात है, क्योंकि आप किसी भी स्टेट को टारगेट करके लोगों को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हो, लोगों को बेवकूफ नहीं समझ सकते हो, क्योंकि जब आप गुजरात में जाते हो तब आप गुजरातियों की बात करते हो। जब आप बीजेपी का कहना है कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए इस तरह का कांग्रेस ने बयान दिया है। मोहित आपके पास आएंगे, उसके बाद अश्विनी आपके पास फिर रुक करते हैं। मोहित, क्या कहना है? पवन खेड़ा क्या असम पुलिस को मिले हैं? क्या अभी तक की क्या बातचीत हुई है? क्या अभी तक पूछताछ में सामने आया है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आपको बता दूं कि पवन खेड़ा अपने जो उनका आधिकारिक आवास है D12 निजामुद्दीन ईस्ट में, वहां पर नहीं है। सुबह 11:30 बजे पुलिस यहां पर पहुंचती है, असम पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस, लेकिन सुबह से ही पवन खेड़ा अपने घर पर नहीं है। आप समझिए कि 48 घंटे के अंदर अगर इतनी बड़ी कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि हेमंत विश्व शर्मा पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, उनकी पत्नी के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। यही वजह है कि अब आपको ये कार्रवाई होती हुई यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा आप समझिए कि एक मैं आपको इस मामले में और अपडेट दे देता हूं। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से जब उनसे ये पूछा गया, उनसे ये एक सवाल किया गया कि असम पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है, हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और दिल्ली में उनके यहाँ छापेमारी चल रही है, तो साफ तौर पर उनका जवाब आया कि हम डरते नहीं हैं। इस तरीके की एफआईआर हमने पहले भी बहुत देखी है, पहले भी हमने बहुत फेस की है, होने दो, एफआईआर है, कोई बात नहीं। अब आप समझिए ये स्टेटमेंट आप इसका मतलब निकाल सकती हैं, यानी कि ये साफ साफ है कि आप इलेक्शन के समय में इस तरीके के आरोप लगाइए, उसके बाद फिर एफआईआर का सामना कीजिए, उसके बाद कोर्ट में माफी मांग लीजिए, उसके बाद फिर आप साइड हो जाइए। इसका कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है, सियासी नफा नुकसान इसका जरूर होता है। फारिग नहीं हो सकते। अश्वनी, अंत में आपसे, क्योंकि आप बांग्लादेश से सटे असम के उस सीमावर्ती इलाके में हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को लेकर अब से कुछ देर पहले रविशंकर प्रसाद ने पीसी किया और उन्होंने कहा कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में मुसलमानों से ये कहा है कि नमाज पढ़ते समय सांप को मारना जायज है, नमाज पढ़ते समय उठिए और बीजेपी रूपी सांप, आरएसएस रूपी सांप को खत्म करिए। इस तरह का बयान, पवन खेड़ा का बयान और पवन खेड़ा के बयान के साथ ही पाकिस्तान को इस पूरे चुनाव के केंद्र में लेकर आना, ये क्या बताता है? आखिर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना या सांप्रदायिकता के जरिए अब चुनाव कांग्रेस लड़ना चाहती है? देखिए, ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश है पूरी तरीके से, और कांग्रेस ने शुरुआती दौर में अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करने से परहेज किया। AIUDF से बदरुद्दीन अजमल से उन्होंने एक रणनीतिक दूरी बनाई, लेकिन अब जब खुद पार्टी चीफ इस तरीके से, पार्टी अध्यक्ष इस तरीके से कहते हैं कि नमाज पढ़ते वक्त भी अगर सांप दिखाई दे तो भाजपा और संघ जैसे सांप और सपोलों को मार देना चाहिए, तो आप ये समझे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है जिस तरीके से वो जिसको एड्रेस करना चाहते हैं उसको वो कर रहे हैं, और इसके रिपरकशंस भी होंगे। इसके रिपरकशंस पिछले चुनाव में भी दिखे थे, जब AIUDF से बदरुद्दीन अजमल से चुनाव समझौता करते हुए 16 सीटें बदरुद्दीन अजमल ने जीती थी और कांग्रेस को उतना फायदा नहीं हुआ था। किस तरीके का आप देखते हैं कि यहाँ पर अब चुनाव पोलराइज होता दिख रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है, उसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे राज्य जो भाजपा को वोट देते हैं वो मूर्ख राज्य हैं। इन सब बयानों पे, या सांप और भाजपाई दिखे सांप को मार देना चाहिए, इन बयानों पे जनता की क्या राय दिखती है? देखो, यहाँ पे साफ साफ है, भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव में कम से कम 100 का आंकड़ा पार करेगा। नहीं, इस बयान पे बताइए कि अश्वनी, हम समझते हैं कि जनता लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयानों को सुन रही है और महज अब कुछ ही वक्त है चुनाव प्रचार थमने में, और उसके बाद ये जनता की बारी होगी 9 तारीख को जब वो अपना वोट करेंगे। इन तमाम बयानों पर एक तरह से जनता की राय क्या है वो और साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी अभी तक की जानकारी के लिए। नीरज, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहित आपका भी जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए धन्यवाद। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज। मेरी माँ है ना, मेरा खाना पीना, आयरन, फॉलिक एसिड सबका ध्यान रखती है। कहती है जच्चा और बच्चा दोनों खिले खिले रहने चाहिए। अरे डिलीवरी के लिए 5000 रुपए भी भेज दिए, बताओ। माँ है ना, जानती है डिलीवरी कराना इतना आसान नहीं होता। आओ मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ।
ये है मेरी माँ, भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने दिया 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, करोड़ों बच्चों को पोषण और टीकाकरण, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर किया गया संशोधन अब लगभग पूरा हो चुका है। देखते हैं इससे जुड़ी 9 अहम बातें। लगभग 22,000 शिकायतें बाकी हैं। 60,06,675 शिकायतों में से 59,84,512 का निपटारा हुआ है और अब सिर्फ 22,163 मामले ही लंबित है। मतदाता सूची अब प्रभावी रूप से लॉक हो चुकी है। अमान्य ठहराए जाने की ऊंची दर चिंता की घटी है, जबकि 32,68,119 अस्वीकृति का एक असामान्य रूप से ऊंचा अनुपात है। दोबारा शामिल होने की खिड़की अभी भी खुली हुई है, यानी 27 लाख अमान्य मतदाताओं के पास अभी भी मौका है। दोबारा ट्रिब्यूनल में अपील करने का अधिकार सुरक्षित है उनका। और आइए सीधे आपको ले चलते हैं केरल में। प्रियंका गांधी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं। I think one of the greatest tragedies of Kerala today is that for 10 years you have had a government that has not really cared about you. That the longer they have stayed in power, the more power they have got, the more corrupt they have become and the more callous they have become. ഏറ്റവും സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് 10 വർഷം LDF സർക്കാരിന് അധികാരം ലഭിച്ചിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഭരണം കൂടുതൽ കിട്ടും തോറും, കൂടുതൽ ഭരണകാലം കൂടും തോറും അഴിമതി കൂടുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. If I ask you to look back at the last 10 years of your life and to see what has the government done for you? If I ask you, have the employment opportunities increased for you? Yes or no? കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിച്ചോ ഇല്ലയോ? If I ask you whether education facilities have improved? വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടിയോ അതോ കുറഞ്ഞോ? Has it become easier for you to access healthcare? ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ സാധിച്ചോ ഇല്ലയോ? Those of you who run shops and businesses here, ഇവിടെ ചെറുകിട കടകൾ, വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? have your businesses been earning more or have you been facing more and more problems over the last 10 years? കൂടുതൽ ലാഭമാണോ അതോ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണോ? केरलम के सुल्तान बथेरी में प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। आज शाम 5 बजे केरलम में भी चुनाव प्रचार थम जाएगा। बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर किया गया है संशोधन और अब लगभग वो पूरा हो चुका है। कोलकाता से हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़ रहे हैं। सौरभ दत्ता, संशोधन लगभग पूरा हो चुका है, क्या जानकारियां मिल रही हैं, किस तरह की आपत्तियां सामने आ रही हैं और संशोधित मतदाता सूची को लेकर क्या रिएक्शंस हैं? रितु जी, देखिए, संशोधित मतदाता सूची को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने आज जो कही है उससे एक नया विवाद छिड़ चुका है, क्योंकि ये संशोधित जो मतदाता सूची जो सामने आई है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के तहत इसको तैयार किया गया था। अब 60,06,675 ये जो फिगर है ये अंडर एडजुडिकेशन था, क्योंकि इसको लेकर ममता बनर्जी का कहना था, उनका आपत्ति था, चुनाव आयोग का जो एफआईआर प्रोसेस था उसको लेकर ममता बनर्जी का आपत्ति थी। तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसे ममता बनर्जी की सरकार को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है,
ट्रस्ट डेफिसिट है, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट में यूज हुआ था, तो तब जाकर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी इसका फैसला न्यायिक अधिकारियों द्वारा होगी। और उसके चलते न्यायिक आधिकारिक जो है 700 न्यायिक आधिकारिक, उन लोगों ने भी, उन जजेस ने भी इन सारी जो दस्तावेज है उसको जांच करने के बाद 60,06,675 में से 32 लाख को एलिजिबल बताया है और 27 लाख से कुछ ज्यादा 27,16,393 उनको कहा गया है कि वो नॉन एलिजिबल है। मतलब जजेस भी ये मानते हैं कि ये 27,16,000 भारत के वोटर लिस्ट में रहने के योग्य नहीं है। अब आगे चल के ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं 27,16,393 व्यक्ति, वो अलग बात है, वो ट्राइब्यूनल जज करेगी, जो रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस है उसमें देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसको चलते आज ममता बनर्जी ने कहा है कि चुन चुन के एक विशेष समुदाय को खारिज किया गया है, चुन चुन के कुछ संख्यालघु जो समुदाय के हैं, जो मोतुआ समुदाय के हैं, जो राजवंशी समुदाय के, उनको खारिज किया गया है। इसमें यह सवाल उठ रहा है कि ये प्रोसेस तो जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा हुआ है और जुडिशियल ऑफिसर्स का इंक्लूजन तब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्योंकि आपको चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं था। फिर भी आज अगर आप ये मुद्दा उठाती है कि चुन चुन के एक विशेष समुदाय को आप यहाँ पर नाम काटा गया है, तो कहीं ना कहीं जाके वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। वो जो वोटर थे उनमें उनको उस्काए जाने का काम कर रहा है और इसी के चलते आप कालिया चौक का इंसिडेंट देख चुकी है। इन्हीं सब बयानों के नतीजे है कि कालिया चौक में जुडिशियल ऑफिसर्स को घेराव करके रखा गया 9 घंटे से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट उसका भी संज्ञान लिया। सौरभ, तो इस सूची को फाइनल सूची माना जाए, अब ये फाइनल सूची है, जो लोग नहीं इसमें शामिल हो पाए ट्राइब्यूनल के बाद जाएंगे, इसका मतलब कि ये सब चुनाव के बाद की प्रक्रिया होगी। अब रितु जी देखिए, ये जो बातें हैं कि ये 27 लोग आने वाले चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, ये सीधा सवाल है। पहली फेज की 6 अप्रैल यानी कल वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुकी है, 9 अप्रैल दूसरे चरण के लिए फ्रीज हो जाएगा। अब ये 27 लोग ट्राइब्यूनल के द्वारा अगर उनको भी क्लियरेंस मिलता है कि वो वोटर तालिका में रहने के योग्य है, ये बात होता है, तो ये उनका नाम फ्रीज होने के बाद भी इंक्लूजन होगा कि नहीं होगा, ये 13 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में तय होगा। तो सुप्रीम कोर्ट वो फिगर देखेगा, फिगर देने क्या हो रहा है। ये जो 7 दिन का एक टाइम फेज है, ट्राइब्यूनल भी 7 दिन में कितना कर पाता है 27 लाख में से, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में हो रहा है। लेकिन विरोधी का कहना है कि इसको चलते जब जुडिशियल प्रोसेस के द्वारा 27 लाख नाम अयोग्य विवेचित हुए और 32 लाख लोग योग्य विवेचित हुए, उसको लेकर भी सवाल उठाना, ये कहना है कि पहले तो तृणमूल का लड़ाई था, तृणमूल वर्सेस बीजेपी, फिर हुआ तृणमूल वर्सेस चुनाव आयोग। अब अगर ऐसे बयानबाजी होंगे तो इसको तृणमूल वर्सेस जुडिशियरी सिस्टम क्यों नहीं कहा जाएगा, ये बात उठ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ पूरी जानकारी के लिए इस पूरे विषय पे। और चुनाव से जुड़ी खबरों में अभी बस इतना ही। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है।
दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों में रह रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि आज से अनियमितीकरण के नए नियम लागू हो गए हैं। माफ करिएगा, नियमितीकरण के नए नियम लागू हो गए हैं, जिससे लोग अपने मकानों का मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। अब वर्तमान स्थिति के आधार पर नियमितीकरण होगा और नए निर्माण के लिए दिल्ली नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आज से वो रेगुलेशन के सारे नियम लागू करके अब लोग आगे आकर अपने मालिकाना हक की रजिस्ट्री भी कराएंगे और किसी को नया मकान बनाना है तो उसके लिए भी विधिवत एमसीडी के माध्यम से उसका प्लान वो तैयार करके उनको दिया जाएगा ताकि नए मकान वो बना सकें। जहां तक पहले के नियम थे कि उन नियमों का पालन करने के बाद जिन्होंने उसमें उल्लंघन किया हुआ है उनको अपने बिल्डिंग्स या तो तोड़नी पड़ती या उसके अंदर एनक्रोचमेंट जो है उसको खत्म करना पड़ता। नॉर्म्स अलग अलग हैं, रोड्स के गलियों के सब अलग हैं। बनी हुई कॉलोनीज को आप एकदम तोड़ के ठीक कर देंगे, कोई उस नॉर्म में पूरा उतर सकता नहीं। हमने उसी में से फिर नई चीज निकाली, एज इज वेयर इज बेसिस पर जो आज के डेट में बना है उसी को रेगुलराइज कर रहे हैं। हाँ, आज के बाद नया बनाएंगे तो फिर एमसीडी की परमिशन से बनाएंगे। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।